मैं जहाँ से आता हूँ, हम भूत या आत्माओं पे विश्वास नहीं करते। हमारे अपने भयानक जीव होते हैं, हम उन्हें जिन कहते हैं। मेरे धर्म में कहा जाता है कि उनके भी इंसानों की तरह ही घर, परिवार और समुदाय होते हैं। उनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे होते हैं, लेकिन उनके बारे में सबसे भयानक बात यह है कि वे हमारे बीच रहते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते और वे हमें नहीं देख सकते। और जब तक वे हमें नहीं देख सकते, हम सुरक्षित हैं, वरना तो उनके पास हमें हानि पहुंचाने या इससे भी अधिक बुरा करने की क्षमता है। एक 50 साल के व्यक्ति के रूप में मैं स्वयं को लॉजिकल और प्रैक्टिकल व्यक्ति मानता हूँ, लेकिन जब मैं एक बच्चा था तो मैं उन सभी बातों पर विश्वास करता था जो लोग जिनके बारे में कहते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे उन पौराणिक प्राणियों के अस्तित्व पर संदेह होने लगा। मेरे लिए ये प्राचीन और अज्ञानी लोगों द्वारा बच्चों को डराने के लिए बनाई गई एक डरावनी कहानी थी बस। इसलिए मैंने जिन्नों पर विश्वास करना बंद कर दिया और जिनकी कहानियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं केवल वही मानता हूँ जो मैं देखता हूँ। दरअसल मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और ज़्यादातर रात के वक्त मुझे काम करना पसंद है, क्योंकि मेरे देश में शाम और रात में ठंड होती है। एक ये भी वजह है कि रात की ड्राइव में दिन की ड्राइव की तुलना में 2 गुना कमाई होती है, और क्योंकि नशे में धुत लोग कभी कभार मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसे दे देते हैं टिप के तौर पर, तो उससे भी एक अच्छी खासी इनकम हो जाती है मेरी। वो समय शायद अगस्त या सितंबर का था। रात का समय था। मैं शहर के उपनगरों की ओर जाने वाली एक संकरी घुमावदार सड़क पर गाड़ी चला रहा था। रात के करीब 3 बज चुके होंगे, और हालांकि मेरी शिफ्ट लगभग ख़त्म हो चुकी थी, पर मैंने खुद से कहा, बस एक और ग्राहक फिर मैं घर चला जाऊंगा। ये उन गर्म रातों में से एक थी। गलियां सुनसान थी। मेरा आधा हाथ कार की खिड़की से बाहर था और मेरे हाथ में सिगरेट जो बस ख़त्म ही होने वाली थी, जब मैंने एक स्ट्रीट लैम्प की रोशनी में एक महिला की आकृति को देखा। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने मुझे रुकने का इशारा किया। एक अकेली महिला इस समय, और वो भी बाहर। मेरा मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को काफ़ी झटका लगा ये देखकर, क्योंकि दरअसल मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था कि इतने सुनसान इलाके में कभी कोई महिला ऐसे खड़ी होगी। ये बहुत कम ही होता है। मैं महिला के बगल में रुक गया और कार के शीशे को पूरा नीचे किया। मेरे बात करने से पहले ही उस महिला ने कहा, मैं शहर जाना चाहती हूँ। सिटी सेंटर किस तरफ जाना है आपको? मैंने उसे सिर से पैर तक स्कैन करते हुए पूछा। जिन लोगों को हम राइड देते हैं, उन्हें देखकर हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये कोई चोर लुटेरा तो नहीं। कुछ ऐसे होती है चोरों और अपराधियों की पहचान। इसी वजह से अक्सर मेरे जो साथ के ड्राइवर हैं हमेशा मेरा मजाक भी उड़ाते हैं और मुझे ईगल आइज भी कहते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपने 20 वर्षों में जिस अनुभव से मैंने ये सब सीखा था, मुझे उस पर काफ़ी गर्व था। वह ये थी कि मुझे कभी लूटा नहीं गया था। वह महिला काफ़ी बूढ़ी थी, शायद 60 साल की रही होगी, और उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। उसने सफ़ेद रंग की एक लंबी बाजू की ड्रेस पहनी हुई थी। स्ट्रीट लैम्प की मंद रोशनी के कारण यह बताना मुश्किल था कि उसका हुलिया कैसा है। फिर उस महिला ने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, रियलिटो सिनेमा फैमिली मार्केट के सामने। ये सुनते ही मैंने कहा, अंदर आ जाओ। और जैसे ही मैंने पिछला दरवाज़ा खोला, मैंने उसे तिरछी नज़र से अंदर आते हुए देखा और फिर चुपचाप उसके पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने एक्सीलेटर पर पैर रखा और आगे की ओर चल दिया। महिला ने बैठते ही बोलना शुरू किया, ज़िंदगी कैसी चल रही है? मैंने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, जीवन बेकार है, कुछ भी जीने लायक नहीं है, सब कुछ एक समस्या है।
मैं जीवन को ख़त्म करने के लिए बस मरना चाहता हूँ। और फिर मैंने उसे अपनी वैवाहिक समस्या और अपनी आर्थिक कठिनाइयाँ, अपनी बीमार माँ और टैक्सी के मालिक के साथ अपनी अनबन के बारे में बताना शुरू किया। महिला चुप रही। शिकायत समाप्त होने पर उसने मुझसे कहा, क्या तुम अभी इसी वक्त जल्दी मरना चाहते हो, या फिर तुम अपने परियोजनों को अलविदा कहने का समय चाहते हो? इस अजीबोगरीब सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैंने कभी आत्महत्या को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ सेकंड के लिए मैं इस अजीब सोच में खो गया। तभी मैंने सुनसान सड़क पर थोड़े आगे रुकने के लिए दो लोगों की आकृति को हाथ लहराते हुए देखा। दोनों में से एक लंबा था, जबकि दूसरा छोटा और पतला था। मैं बिना जाने ही उनके करीब आ गया। मैं रुकने ही वाला था कि मुझे याद आया कि मेरी टैक्सी में एक यात्री है। मेरे देश में हमें 3 यात्रियों को लेने की अनुमति है, लेकिन जब मेरी टैक्सी में एक महिला ग्राहक होती है तो मैं कभी किसी पुरुष को नहीं बिठाता। फिर मैंने अपना विचार बदल दिया और फिर उनसे माफ़ी मांगने के लिए दोनों आदमियों को हाथ से इशारा किया और मैं तुरंत अपने रास्ते पर चल दिया। मैं उस महिला के साथ इस अजीब बातचीत में पूरी तरह से डूबा हुआ था। जब मैंने देखा हम सिनेमा घर के फैमिली मार्केट के सामने आ चुके हैं, मैं पूरी तरह से रुक गया और महिला को बताने के लिए रिव्यू मिरर की ओर देखने लगा। उन्हें बताया कि आप पहुंच गई हो, पर मैं देखता हूँ वहाँ कोई नहीं था। मैं घूमा, पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी। मेरा खून ठंडा हो गया और मेरे शरीर में सिरन दौड़ गई। मेरे गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए। मैंने दरवाज़ा खोला और सड़क के दूसरी तरफ लड़खड़ा गया। ये नहीं हो सकता है, मेरी टैक्सी में एक महिला थी, मैं उससे बातचीत कर रहा था। मैं वहाँ हांफता हुआ खड़ा था। मेरा दिल मेरी छाती में तेज़ हो रहा था और मेरी आंखें उभरी हुई थीं। मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अपनी कार को देख भी नहीं पा रहा था और मैं अपनी कार को दूर से देखकर भी कांप रहा था कि तभी, अरे भाई क्या हुआ? इस आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। यह सिनेमा घर का सिक्योरिटी गार्ड था, एक बुजुर्ग आदमी लेकिन जिज्ञासु दिखने वाला इंसान, जिसने मुझे टैक्सी रोककर दूर जाते देखा था। मैं 2 कदम पीछे हट गया। वह मेरे पास आया और पूछा, अरे भाई तुम ठीक तो हो ना? मैंने अपनी टैक्सी को देखा, जिसका इंजन अभी भी चल रहा था। मैं घबरा गया। यार मेरी टैक्सी में एक महिला थी और वह गायब हो गई, पता नहीं कैसे। गार्ड ने अपनी निगाहें टैक्सी पर और फिर मेरी ओर घुमाई और मुझे गौर से देखा। अरे भाई, मैंने किसी भी महिला को आपकी टैक्सी से बाहर निकलते हुए नहीं देखा, सुरक्षा गार्ड ने शांति से कहा। शायद आप जो पी रहे हो सिगरेट, वो काफ़ी हार्ड है। मैंने देखा मेरी उंगलियों के बीच में अभी भी उस सिगरेट को दबाए रखा था। मैंने सुरक्षा गार्ड की तरफ देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या कह रहा है। मुझे महसूस करने में कुछ सेकंड लगे कि मैं अभी भी लगभग बुझ चुके सिगरेट को पकड़े हुए हूँ। मैंने इसे जहाँ तक हो सके फेंक दिया था। मेरे पैर अचानक कमज़ोर हो गए। मैं ज़मीन पर घुटने टेक कर फुटपाथ पर लेट गया। मैंने अपने कांपते हाथों से अपना सर टिका रखा था। मेरी शर्ट पसीने से लथपथ थी, हालांकि मैं कांप रहा था। फिर उस सुरक्षा गार्ड ने मुझसे कहा, मैं चेक करके आता हूँ। फिर वह कैब के पास गया, उसके चारों ओर चक्कर लगाया और उसके नीचे देखने के लिए नीचे झुकने से पहले अंदर की खिड़कियों से झांका। उसने अपना सिर उठाया और अपने कंधे उचका दिए। फिर उसने कार का इंजन बंद कर दिया, चाबियाँ ली, हैंड ब्रेक उठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह मेरे पास लौटा और मुझे चाबी सौंप दी। उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और मुझे थमा दिया। एक ले लो, ये शायद तुम्हें आराम करने में मदद करेगा। मैंने सिर उठाया और सिगरेट के लिए हाथ आगे किया, लेकिन मेरा हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहा था
कि मैं सिगरेट पकड़ भी नहीं पा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ऐसे देखा तो उसने सिगरेट जलाकर मेरे हाथों में थमा दी। मैंने सिगरेट के लिए सिर हिलाया और लंबा कस लिया, क्योंकि मैं सड़क के पार टैक्सी को घूर रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। फिर मैंने गार्ड को सारी बातें बताई। क्या वह महिला जिन हो सकती है? गार्ड की ये बात सुनते ही मेरे तो हक्के पक्के रह गए। मैं लड़खड़ाते हुए बोला, क्या? आप उस व्यक्ति को क्या समझते हैं जिसने आपसे बात की और फिर गायब हो गया? मुझे यकीन नहीं है। मैं कहने के लिए कुछ भी नहीं सोच सका। मेरे सारे तर्क बेकार हो गए। ये देर रात काम करने का नतीजा है। गार्ड फिर बोला, तुम्हें कुछ समय के लिए घर जाना चाहिए। हाँ, तुम सही हो, मैंने जवाब दिया। और अपनी सिगरेट ख़त्म करने के बाद मैंने अपनी टैक्सी वहीं छोड़ने और घर चलने का फ़ैसला किया। मेरी घटना तेज़ी से पूरी टैक्सी चालक समुदाय में फैल गई। सब हंसे और इसके बारे में अनगिनत चुटके बनाए गए। कुछ ने तो ईगल आइज क्वालिटी भी कहा है। कुछ हफ्ते बीत गए और मेरी घटना अन्य सभी घटनाओं की तरह भुला दी गई, पिछले हफ्ते तक। फिर एक दिन मैं कुछ दोस्तों के साथ शहर के एक कॉफ़ी शॉप में बैठा था, जहाँ कई ड्राइवर ब्रेक के लिए रुके थे। एक हट्टा कट्टा जिज्ञासु दिखने वाला आदमी मेरे पास आया। क्या वह वास्तव में आप हैं, ईगल आइज? मैं ये याद करने की कोशिश करने लगा था कि मैंने उस आदमी को कहीं तो देखा है। हाँ, ये मैं हूँ, आदमी ने तुरंत कहा। रियलिटी सिनेमाघर सिक्योरिटी गार्ड। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे याद हो, मैंने चौंक कर जवाब दिया। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। उस आदमी ने अपनी जैकेट की जेब से एक अखबार निकाला और मेरे सामने रख दिया। इस पर एक नज़र डालो। फिर उन्होंने मुझे अखबार के पहले पन्ने का लेख दिखाया। लेख दो अपराधियों की गिरफ्तारी के बारे में था, जिन्होंने गर्मियों में अलग थलग शहरों में कहर मचा रखा था। हत्यारे देर रात कार रुकवा कर मदद के रूप में लोगों से मदद मांगते, फिर उनका सामान लूट लेते और चाकू से उनकी हत्या कर देते थे, और फिर उन लोगों को सड़क से दूर गड्ढों में फेंक देते और उन्हें मिट्टी से ढक देते। मैंने उस आदमी से प्यार से पूछा, भैया मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? सुरक्षा गार्ड ने अपनी उंगली से पेपर की बेंच के हिस्से को दिखाया। वहाँ लिखा था, हत्यारों ने स्वीकार किया कि मारे गए सभी लोगों पर एक ही स्थान पर हमला किया गया था। बचने का कोई मौका नहीं था, बस एक टैक्सी ड्राइवर को छोड़कर, जो अकेला था और उनके सामने ही रुकने वाला था। और ये बात अगस्त के अंत के एक रात की है। वह ड्राइवर भाग्यशाली था। ये ऐसा था जैसे जिन या आत्मा ने उसे हमसे चुरा लिया हो। खुद हत्यारे ने ये बात पुलिस से कही। इतना सब पढ़ने या सुनने के बाद भी मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक तस्वीर में उन्हें एक पुलिस वाहन में वापस ले जाते हुए दिखाया गया। एक लंबा था, जबकि दूसरा बहुत छोटा और पतला था। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब मैंने ऊपर देखा तो सुरक्षा गार्ड ने मुझे चिंतित रूप से देखा, क्योंकि हम दोनों जानते हैं, यदि आप किसी जिन को देख सकते हैं तो वे आपको भी देख सकते हैं। कुछ जगह कुछ लोग हमारा पीछा करते हैं, जो कि हमें जानते हैं, पर कुछ जगह किसी की आवाज़ें हमारा पीछा करती हैं। लोग तो एक वक्त पर पीछा करना छोड़ देते हैं, पर वो आवाज़ें हमारा पीछा करना आजीवन नहीं छोड़ती, मौत आने तक नहीं छोड़ती। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रवि बहुत घबराया हुआ सोने की कोशिश कर रहा था। कोई हवा के जरिए उसके कानों के पास एक आवाज़ जन्म लेने की कोशिश कर रही थी।
रवि, दरवाज़ा खोलो, मुझे आराम करना है। दरवाज़ा खोलो, मुझे आराम करना है। रवि की ली हुई नींद की गोली भी आज जैसे बेअसर हो गई थी। तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। डोरबेल तो होती है, मगर फिर भी कोई धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटा रहा होता। यह आवाज़ धीरे धीरे बहुत तेज होती जा रही थी। रवि अपने गांव से शहर आया था काम के लिए, पर जिस कंपनी में वो काम करता था उसकी सैलरी बहुत ही कम थी, पर काम करने का वक्त बहुत ही ज़्यादा था। घर की जिम्मेदारी ने उससे उसकी खुशी और नींद छीन ली थी। बचपन में हमें हमारी माँ की लोरियाँ सुलाती हैं, मगर बड़ा होने पर जवानी में नींद के लिए कई बार नींद की गोली का आसरा लेना पड़ता है। एक दिन उसको काम करते करते देर हो चुकी थी और कोई भी कैब उसे मिलना जैसे नामुमकिन सा हो गया था। तो वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक टैक्सी दिखाई दी। टैक्सी देख के रवि ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मगर ऐसा लगा जैसे कि टैक्सी वाले को आवाज़ सुनाई ही ना दी हो। थोड़ा आगे जाने के थोड़ी देर बाद वह टैक्सी वाला उसके पास आया, मगर रवि के पीछे वाले रास्ते से। रवि ने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं और अपना पता बताकर टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी लगभग बहुत ही पुरानी थी, जैसे कि बरसों से उस टैक्सी की सफाई ना की गई हो, और टैक्सी में गाने भी बहुत ही पुराने बज रहे थे, लगभग 1920 के आसपास के, जो आज की युवाओं के तो समझ के बिल्कुल पार थे। थोड़ी देर बाद रवि ने कुछ हिचकिचाते हुए ड्राइवर से पूछा, अरे भैया सुनो, ये टैक्सी की इतनी बुरी हालत क्यों है? ये सुनते ही टैक्सी वाले ने बड़ा ही अजीब तरीके से जवाब दिया, आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम कर लो। टैक्सी ड्राइवर का जवाब सुन के रवि थोड़ा भौचक्का सा रह गया था, लेकिन फिर भी उसने ज़्यादा सवाल जवाब करना सही नहीं समझा, क्योंकि वो वैसे भी काफ़ी थका हुआ था और बहुत ज़्यादा थके होने के कारण ना जाने कब उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। मगर नींद में उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई तेज़ी से जोक जोक कर रहा था। वह जाग कर देखता है तो वह अपने ऑफिस में ही था। रवि कुछ सोचे कि तभी उसने अपने सामने उसी टैक्सी वाले को खड़ा देखा और उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था वो, और एक ही लाइन बार बार दोहरा रहा था, आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम कर लो। आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम कर लो। ये देखकर रवि बहुत डर जाता है और उस ड्राइवर के ऊपर जोर से चिल्लाता है। तभी उसकी नींद अपने घर खुलती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी भी नींद में है या सपने में, या वाकई ही अपने घर पर है। उसने नींद की दवा ली और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। डोरबेल तो है, मगर फिर भी वो दरवाजे को धीरे धीरे खटखटा रहा था। ये आवाज़ धीरे धीरे बहुत तेज़ होती जा रही थी। तभी टेलीफोन की रिंग बजती है। सामने से कोई फ़ोन बजाता है और कहता है, हेलो इंस्पेक्टर शर्मा स्पीकिंग। तो सामने से आवाज़ आती है, सर यहाँ घर में काफ़ी देर से बदबू आ रही है और जो घर का जो आदमी है वो घर खोल नहीं रहा है। इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है मैं आ रहा हूँ। जब पुलिस वहाँ पहुँचकर घर का दरवाज़ा खोलती है तो उन लोगों के सामने रवि की लाश पड़ी थी, जिसकी डर के मारे आंखें फटी हुई थी। देखकर साफ पता चल रहा था कि डर की वजह से इसके हृदय ने काम करना बंद कर दिया है, मतलब कि उसे हार्ट अटैक है। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और आसपास रहने वाले लोगों का बयान लेकर पुलिस भी वहाँ से चली गई। इस घटना के लगभग 7 दिन के बाद
एक लड़की रात को रोड पर अकेली खड़ी थी और किसी टैक्सी की राह देख रही थी। बहुत देर राह देखने के बाद जब कोई टैक्सी नहीं मिली तो वह पैदल ही अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। आगे चलते हुए उसने एक टैक्सी देखी जिसे एक आदमी ने बुक किया है। वह लड़की पीछे से चिल्लाई, मगर वह उस जगह पहुंचती उससे पहले ही टैक्सी वहां से चली गई। तभी उसके पीछे से एक टैक्सी आई। लड़की उस टैक्सी में बैठ गई और टैक्सी चल पड़ी। दूसरे दिन पुलिस को उस लड़की की लाश एक गार्डन के पास मिली। इसकी मृत्यु भी उसी तरह से हुई थी। डर की वजह से इसके हृदय ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब पुलिस बहुत बड़ी दुविधा में थी क्योंकि दो खून हो चुके थे और मीडिया के जरिए ये बात पूरे शहर में फैल गई थी। लोग काफ़ी डरे हुए थे। शहर में एक पागल कातिल घूम रहा था। पुलिस दिन रात लगी हुई थी मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। लोगों में तरह तरह की बातें चल रही थी। कोई सबूत ना मिलने की वजह से लोगों में तरह तरह की अफवाह ये फैलने लगी थी कि पुलिस अपना काम ढंग से कर नहीं पा रही है और हमारी पुलिस आलसी है। काफ़ी टाइम बीता और फिर से 7 दिन बाद उसी जगह पर एक आदमी खड़ा था और टैक्सी की राह देख रहा था। ठीक आधी रात को एक आदमी चलते हुए वहां आता है और एक टैक्सी को आवाज़ देता है। वह आदमी उस दिशा में देखता है तो उसे वहां कोई टैक्सी नहीं दिखती, मगर तभी उस आदमी के पीछे से कार आती है और वह उसमें बैठकर चला जाता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो टैक्सी को चिल्लाती है और जिस तरह टैक्सी में पहला आदमी गया था उसी तरह की टैक्सी उस लड़की के पीछे के रास्ते से आती है और लड़की उसमें बैठकर चली जाती है। ये देखकर पहला आदमी काफ़ी घबरा गया क्योंकि उसने एक ही तरह की टैक्सी 2 बार देखी थी। वह काफ़ी डर गया। तभी उसने उसी तरह की एक कार को अपनी ओर आते हुए देखा। यह देखकर वह वहाँ से भागने लगा। टैक्सी उसके पीछे आ रही थी और वह भाग रहा था, मगर वह टैक्सी से ज़्यादा तेज़ ना दौड़ सका। टैक्सी उसके पास आई और टैक्सी ड्राइवर ने बहुत ही अजीब तरीके से बोला, आप थक गए हो साहब, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन ये आवाज़ उसको इतनी साफ सुनाई दी जैसे कि वह बिल्कुल उसके कान में बोल रहा हो। वह भागता रहा मगर टैक्सी में नहीं बैठा, बस भागता रहा मगर रुका नहीं। उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। कहा जाता है कि मौत सामने आती है तो आदमी दुगनी हिम्मत से भागता है। ऐसा ही इस आदमी के साथ हुआ। वह भागता रहा मगर रुका नहीं। उसका शरीर पूरा थक चुका था। वह टैक्सी वाला उसके पीछे अब दिख नहीं रहा था। भागते भागते उसे एक अस्पताल दिखाई दिया तो वह उस अस्पताल की तरफ भागा और अस्पताल के दरवाजे के पास पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। उसे मदद मिली। तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया था। बेहोश होते वक्त उसके आखिरी शब्द थे, पुलिस को बुलाओ, वह मुझे मार देगा, प्लीज मेरी मदद करो। हेलो पुलिस स्टेशन। सर मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। यहाँ एक आदमी है जो बहुत ही घायल है और वो पुलिस से कुछ बात करना चाहता है। हाँ ठीक है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ठीक है हम आते हैं। जब पुलिस उस हॉस्पिटल पहुंची और उस आदमी से मिली तो उसने पिछली रात की सारी घटना बता दी। अब पुलिस टेंशन में थी। पहले तो पुलिस वालों को पूरी तरह से उस आदमी पर भरोसा नहीं था। उस आदमी के बयान की पूरी रिपोर्ट बनाकर रिपोर्ट को हेड ऑफिस भेजा गया। इस रिपोर्ट को पाकर पुलिस हेड ने सभी अधिकारियों को एक इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया और उस मीटिंग में उस जगह जहां ये सब हो रहा है वहां पर पहरा देने का एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक पुलिस उस जगह पर अपनी अपनी जगह पर छिपी रहेगी और एक हवलदार जिसका नाम सलमान था
वह आम आदमी के कपड़ों में वहाँ खड़ा रहेगा। वक्त बीत रहा था। सब पुलिस वाले छुपकर सलमान पर ध्यान रख रहे थे। तभी एक आदमी सलमान के बाजू में आकर खड़ा था। सलमान ने बहुत कोशिश की मगर उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया। थोड़ी देर में एक टैक्सी आई। सलमान उस टैक्सी के पास जाता इससे पहले दूसरा आदमी उसमें बैठकर चला गया। टैक्सी सलमान के बाजू में से ही निकली और इस बार उसने अंदर बैठे आदमी का चेहरा साफ साफ देखा। चेहरा देख सलमान सर से लेकर पाँव तक हिल गया और सलमान की ओर जाने लगी। उस टैक्सी को देखकर इंस्पेक्टर को ना जाने क्या सूझी। वह उस टैक्सी की ओर दौड़ा और इंस्पेक्टर को देख दूसरे पुलिस वाले भी दौड़ पड़े। टैक्सी सलमान के पास पहुंची तो वह उसमें बैठने ही वाला था कि तभी इंस्पेक्टर ने उसको पकड़कर पीछे खींच लिया और टैक्सी वहां से चली गई। इंस्पेक्टर ने उस टैक्सी वाले का चेहरा देख लिया था। दूसरे दिन पुलिस हेड ऑफिस में मीटिंग हुई। सलमान ने उस मीटिंग में कहा, वो कोई आदमी नहीं था। कमिश्नर ने झूठते ही बोला, क्या मतलब तुम्हारा? उस टैक्सी में बैठने वाला आदमी वही था जिसकी लाश हमें सबसे पहले मिली थी। कमिश्नर ने कहा, व्हाट नॉनसेंस। इंस्पेक्टर ने बताया, हाँ जी सर, हॉस्पिटल में एडमिट उस आदमी ने भी यही कहा था। कमिश्नर ने कहा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तभी कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ और बोला, पॉसिबल है। कमिश्नर ने पूछा, आप कौन? उसने बताया, जी मेरा नाम रवि है, रवि शास्त्री, पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ मैं। इंस्पेक्टर ने बताया, हाँ सर, मैंने इसे बुलाया है। कमिश्नर ने बोला, लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर ने बताया, क्योंकि जो टैक्सी चला रहा था वह इंसान नहीं था। आपको शायद पता होगा कि 15 साल पहले एक पागल टैक्सी वाला था जो लोगों का खून करता था और एक दिन वह अचानक से गायब हो गया था। उसी को मैंने कल रात को उस टैक्सी में देखा। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि उस जगह पर किसी तरह का टाइम लैप्स है जिसकी वजह से वह बार बार एक वक्त पर आता है और जिन किसी को वह मारता है वह भी उसी के टाइम लैप्स में फंस जाते हैं। यह आदित्य ने यानी कि रवि ने बताया। कमिश्नर, जो कि अब अपने होश खो चुका था, उसने हैरान होते हुए एक प्रश्न पूछा, तो अब आगे क्या करें उसको पकड़ने के लिए? वह बहुत ही टेंशन में कहते हैं कि आखिर सोचा क्या है तुमने? क्या हो रहा है ये? एक तो यहाँ पास के गांव में कोई लड़कियों का बलात्कार करके उनका खून कर रहा है, उस केस का भी कोई पता नहीं चल रहा, और ये केस देखो। आप लोगों को जो करना है वो करो, मगर मुझे ये केस चाहिए। इंस्पेक्टर, आप और मिस्टर शास्त्री मिलकर जो करना चाहें वो करें, मगर इस केस को फाइनल करो। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है सर, हम लोग भी जान लगा देंगे। दोस्तों, अगर आपको टाइम लैप्स का मतलब नहीं पता तो टाइम लैप्स का मतलब होता है जब एक ही समय में एक ही क्रिया बार बार रिपीट होती है, उसे हम टाइम लैप्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं 12 तारीख को किसी दुर्घटना में मारा गया और अगली सुबह मैं दोबारा 12 तारीख को दोबारा उठूं और वही सारी क्रिया मेरे साथ दोबारा हो रही है, इसका मतलब यह है कि मैं किसी टाइम लैप्स यानी किसी लूप में फंस गया हूँ। ठीक है, तो अब आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। पुलिस वाले अब अपना दिमाग लगाते हैं कि अब कैसे इस चीज़ को रोका ही जाए। तो शास्त्री जी उन्हें बताते हैं कि इस चीज़ को केवल एक ही इंसान सॉल्व कर सकता है। पुलिस वाले बोलते हैं, लेकिन वो कौन? फिर शास्त्री जी बताते हैं, हिमालय पे दरोहल चोटल गांव पर एक सन्यासी रहते हैं जिन्हें काफ़ी सिद्धियां प्राप्त हैं और उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करा है। शास्त्री की बात को बीच में काटते हुए इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, तो फिर देर किस बात की, उनके पास चलो, वो इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे ना। दरअसल ये जल्दबाजी इंस्पेक्टर साहब नहीं, उनका प्रमोशन का लालच कर रहा था। लेकिन तभी शास्त्री जी ने कुछ ऐसी बात बोली जिसे सुनकर इंस्पेक्टर का मानो दिल धड़कन तबाह होने वाली हो, क्योंकि शास्त्री जी ने कहा, वहाँ तक जाना परेशानी नहीं है,
लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि वो सन्यासी कोई आम सन्यासी नहीं है। उन्हें शिवांश बोला जाता है और वो हमेशा आदि योग की तपस्या में लीन रहते हैं और उनकी तपस्या ना भंग हो, इसलिए उन्होंने बहुत कड़ा पहरा बना रखा है। कदम कदम पे मुसीबत है। लेकिन हाँ, अगर हम वहाँ तक पहुँच गए उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, या फिर अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई और सन्यासी बाबा अपने तप से बाहर हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब की वो हालत थी कि मरता क्या ना करता, इसलिए इंस्पेक्टर साहब ने बोला चलो चलते हैं, लेकिन हमें देरी नहीं करनी चाहिए। और कोई बात नहीं, अगर बाबा के पास ना पहुंच पाए तो, लेकिन हमने अपनी जनता को बचाने के लिए कोशिश तो करी। इसके बाद वो पहली फ्लाइट से निकल पड़ते हैं हिमालय की तरफ, जहाँ वो गांव था। रिक्शे वाला उन्हें गांव से लगभग 12 किलोमीटर पहले छोड़ देता है, क्योंकि आगे सिर्फ जंगल ही जंगल था और उन्हें यहाँ से पैदल ही जाना था। रिक्शे वाला भी उन्हें काफ़ी मना करता है कि साहब मत जाओ, क्यों जान से हाथ धो रहे हो, लेकिन वो नहीं मानते और रिक्शे वाले का हिसाब करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। अभी वो लगभग 1 किलोमीटर तक अंदर गए होंगे कि तभी तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो लगभग नदी के तट तक आ जाते हैं। लेकिन ये क्या, नदी में तो पानी था ही नहीं, सब कुछ सूख चुका था। पूरी की पूरी सूखी हुई नदी थी वो। शास्त्री जी बताते हैं ये नदी नहीं, ये माया है। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है, जो लकड़ी के बल पर अपने आप को टेके हुए था, जिसके लंबे लंबे बाल थे और उसका सर नीचे की तरफ था और वो आराम से बैठा हुआ था, एक चादर सी ओढ़कर। तभी वो उनकी तरफ देखता है और बोलता है, अरे भैया क्या परेशानी हो गई, कैसे आना हुआ जंगल में। तभी इंस्पेक्टर साहब बिना सोचे समझे बीच में बोल देते हैं, अरे काका, वो हमें सन्यासी जी से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है, तो उनसे मिलने के लिए हम अंदर आए थे। लेकिन शास्त्री जी इंस्पेक्टर साहब का हाथ पकड़ते हैं और उसे समझाते हैं इस जंगल में किसी आदमी का आना संभव नहीं है, और वो भी रात 9:30 के बजे, इतने समय बाद। लेकिन फिर भी दोनों अपने आप को संभालते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है, अरे भैया, ऐसे नदी पार करोगे तो नदी में दंदल है, इससे बढ़िया ये ब्रिज देखो, यहाँ से सारे जानवर भी जाते हैं और हर कोई जाता है यहाँ से, तुम इसका यूज़ करो। इतने में वो बूढ़ा आदमी उठ के अंदर जंगल की तरफ जाने लगता है और शास्त्री और इंस्पेक्टर साहब को भी उसकी बात में जीत ही लगती है, तो वो भी ब्रिज की तरफ चल देते हैं। शास्त्री जी को कुछ बहुत गड़बड़ लग रही थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही शास्त्री जी ने पहला पैर रखा तो ब्रिज हिलने लगा। तो उन्हें लगा कि रस्सी से बंधा हुआ ब्रिज है, हिल रहा होगा, उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ना सही समझा। दोनों जैसे ही ब्रिज के बीचों बीच ही गए थे कि तभी ब्रिज टूटना स्टार्ट हो रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के दूसरे साइड की तरफ भागने लगे कि तभी ब्रिज पूरी तरह टूट गया और इंस्पेक्टर साहब वहाँ पर लटक गए और उन्होंने एक हाथ से शास्त्री जी का हाथ पकड़ा ताकि वो दलदल में ना गिर जाए। उनका ध्यान तभी तट के दूसरी तरफ गया, जहाँ वो बूढ़ा इंसान उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और उसकी शक्ल इतनी भयानक थी जिसे देखकर एक बार तो इंस्पेक्टर साहब को ये देखने से अच्छा मरना लगा। लेकिन फिर भी जिगरा दिखाते हुए उन्होंने शास्त्री जी को ऊपर खींचने की कोशिश की और वहाँ से पार होने की कोशिश की। तभी वहाँ से तेज़ आवाज़ आई, यहाँ से तो बच गए, आगे कैसे बचोगे, यहाँ कदम कदम पर खतरा है। जब तक सन्यासी बाबा का तप पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके बाद वो बाबा पक्षी बनकर उड़ जाते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब और शास्त्री जी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें काफ़ी सारे बरगद के पेड़ दिखाई देते हैं
जो एक दिशा में सटीक थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इंसान हो, क्योंकि उनकी आँख, नाक और मुंह इन सब की आकृति तो थी, लेकिन ऐसा था जैसे उनकी आंखें बंद हो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब और शास्त्री जी ने इस बात को समझने में देर न लगाई कि ये भी माया है, और शास्त्री जी ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए ये बताया कि उन्हें बिना आवाज़ करे सीधा सीधा चलना होगा, और अगर उनकी पैरों की आवाज़ हल्की सी भी हुई तो ये सारी आकृतियाँ जाग जाएंगी और फिर विनाश निश्चित है। इसी बात का ध्यान रखते हुए दोनों ने अपने जूते अपने हाथ में ले लिए और नंगे पैर चलने लगे। उन्होंने लास्ट तक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करी थी, लेकिन जैसे ही अंत में इंस्पेक्टर का सांप का पैर एक बिच्छू पे पड़ा और उसके कड़कने की आवाज़ पूरे सुनसान इलाके में गूंज गई, जिससे वो पेड़ जाग गए और उन्होंने अपनी डाली जैसी इंस्पेक्टर साहब की तरफ फेंक के मारी। तभी शास्त्री जी ने उन्हें बचा लिया, और बस वो आखिरी पेड़ था। इसी की वजह से उन्होंने एक छलांग लगाकर वहाँ से भी वो जगह पार कर ली। सारे पेड़ उन्हें गुस्से से देखने लगे, लेकिन उन्होंने पीछे ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ने लगे। लगभग उन्होंने 9 किलोमीटर तो पार कर लिया था। अब वो दोनों बहुत ही प्यासे थे, भूखे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें आगे। दिशा के हिसाब से अभी भी सीधा ही जाना था, बस 3 किलोमीटर बचे थे। लेकिन ना जाने 3 किलोमीटर पे अब क्या खतरा होगा। लेकिन जो भी खतरा था, ये आखिरी खतरा था। वो थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे कि तभी उन्हें कुत्तों की रोने की आवाज़ सुनाई दी और काफ़ी सारे लोगों के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें अभी भी लग रहा था, ये तो उन्हें खैर पता ही था कि ये यहाँ पर माया है, लेकिन फिर भी उन्होंने जब ध्यान दिया तो उन्होंने पाया कि एक पेड़ पर काफ़ी सारे कुत्तों की लाशें टंगी हुई थी, और साथ में उन्हीं के ऊपर वाली डाली पर काफ़ी सारे इंसानों के कटे सर टंगे हुए थे, जो कि आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे और उनकी तरफ गौर कर रहे थे और आपस में बड़बड़ा रहे थे कि अब इनका नंबर है, अब ये मारे जाएंगे, आखिर ये भी आ ही गए। अब ये भी मौत की बलि चढ़ेंगे। वो मार देगा इन्हें। इतनी बातें सुनने के बाद शास्त्री जी और इंस्पेक्टर साहब को भी ये पता नहीं था कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 कदम आगे रखा तो उन्हें एक शैतान सोता हुआ नजर आया, जो काफ़ी बड़ा था, जिसका विशालकाय शरीर था और हाथ में एक बड़ा सा खंजर था, जिससे शायद वो किसी को भी काट डाले, और हो ना हो इनकी मौत का भी यही जिम्मेदार था। लेकिन शास्त्री जी ने हिम्मत दिखाते हुए वहाँ से आगे निकलने के लिए इंस्पेक्टर साहब जी को समझाया कि इसके बारे में मैंने पढ़ा है और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इंस्पेक्टर ने चिंता से कहा, वो क्या?" फिर शास्त्री जी ने बताया, हमें अपने अंगूठे को काटना पड़ेगा और उसका पूरा खून अपने मुंह पे लगाना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं करा तो ये हमारी गर्दन उड़ा देगा। इंस्पेक्टर साहब अंदर तक खौफ गए, लेकिन मरता क्या ना करता। उन्होंने अपने अंगूठे काटा, बहुत दर्द हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने ये मंजूरी की और अपने मुंह पे लगाया। इसी के साथ ही शास्त्री जी ने भी उसके चापड़ का यूज़ करके अपने अंगूठे को काटा और उसका पूरा खून अपने मुंह पे लगाया। दर्द असहनीय था, लेकिन उस दर्द से तो अच्छा था जहाँ सर काट दिया जाता। उसके बाद उन्होंने वहाँ से जाना मुनासिब किया। वो राक्षस भी जाग चुका था, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं करा, क्योंकि उस पे उसी के चापड़ का रक्त था। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वो राक्षस निशाच था, और निशाच अपने ही हथियार से कतली चीज़ों को दोबारा नहीं मारता। इसी समझदारी की वजह से शास्त्री और इंस्पेक्टर ने यह आखिरी दुविधा भी पार कर ली थी। अब बारी थी सन्यासी जी से मिलने की। दूर एक चट्टान के ऊपर एक साधु बैठा हुआ था, जिसकी शायद से हड्डियां ही गल गई होंगी। इतना बुरा उसका हुलिया था कि कपड़े भी
जैसे कीटाणु खा गए हों। मुंह पे आधे आधे तो मांस के लिथड़े नहीं थे, लेकिन चमक ऐसी थी जैसे ना जाने क्या हिम्मत रही हो उसमें। इतने सालों से तपस्या कर रहे थे, ये तो उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन शास्त्री जी को पता था कि बाबा कैसे उठेंगे। इंस्पेक्टर साहब से उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि उन्हें आवाज़ बिल्कुल ही मत देना। उनके आगे दोनों घुटने मोड़ के सर झुका के नमन करो, बाबा अपने आप उठेंगे। उन्होंने यही करा और इसके बाद बाबा ने लगभग 10 से 15 मिनट में अपनी आंखें खोली। तो जैसे आंखों में क्या चमक थी, क्या खूबसूरत आंखें थी। बाबा ने बिना कुछ कहे उन्हें उनकी परेशानियां बताई, टैक्सी के बारे में सब कुछ बताया। फिर उसके बाद उन्होंने जो बताया उसे सुन के हर किसी के होश उड़ जाए। उन्होंने बताया सूरज नाम था उसका। 1911 में उसका जन्म हुआ था। उस समय लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे, इसलिए उसने भी गुरुकुल से जो शिक्षा मिली वो उसने ली और साथ में अपने पापा के साथ टैक्सी ड्राइवर में लग गया। बड़े होके तो वही काम करना था, इसलिए उन्हीं की टैक्सी में घूमता फिरता, जो भी मिलता उससे अपना घर चलाता। उसकी एक बहन, माँ और पिता थे, लेकिन पिता की कैंसर की वजह से डेथ होने के बाद उसे ही सारा काम करना पड़ रहा था। बहन की अच्छी खासे घर में शादी करा दी थी, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। बस थी तो एक बूढ़ी माँ, जिसका सहारा बन के वो उनका पेट पर था। लेकिन एक बार की बात है, सुनसान सड़क थी और रात काफ़ी हो रही थी। अब रात को काम इसलिए कर रहा था क्योंकि थोड़ी बहुत इनकम और हो जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसका अंतिम दिन है। जैसे ही वो टैक्सी में सवारियों को लेने चढ़ा तो एक टैक्सी ड्राइवर वाला उससे पहले ही उस सवारी को लेकर चला गया, लेकिन उसने ज़्यादा जिद नहीं करी, उसने उन्हें जाने दिया। लेकिन जब वो टैक्सी ड्राइवर उसकी सवारियों को ले गया तो उसके बाद उसने घर जाने का फ़ैसला करा। और जैसे ही उन्हें गाड़ी मोड़ी, उसी समय वहाँ पर 4 बंदे और खड़े थे, लेकिन टैक्सी ड्राइवर को ये पता नहीं था कि वो कौन थे। उसने उन 4 बंदों को देखकर ये सोचकर कि इन्हें अब कोई और ना ले जाए, इससे पहले मैं इन्हें ले लेता हूँ, उसने गाड़ी मोड़ी और सीधा उनके सामने लाके खड़ी कर दी और छूटते ही बोला, बैठ जाइए साहब, आराम कर लीजिए। इतने में उन 4 चोरों ने टैक्सी ड्राइवर को बाहर निकाला और उसे चाकू दिखाकर उसके सारे पैसे मांगे। लेकिन टैक्सी ड्राइवर ज़िद्दी था, क्योंकि उसे वो पैसे नहीं देने थे, क्योंकि उसने अपनी माँ के खर्चे के लिए जमा करे थे। लेकिन वो चोर नहीं माने और छीना झपटी में टैक्सी ड्राइवर के पेट में चक्कू लग गया। और जब उनके पेट में चक्कू लगा तो पीछे से एक गुंडा और साइकिल की चैन लेके आया और उससे उसका गला घोंटने लगा, और इतना बाहुबल से घोटा कि उसकी वहीं तड़प तड़प के मृत्यु हो गई। और उसे टैक्सी में बंद करके उसके सारे पैसे निकाल कर, यहाँ तक कि टैक्सी में भी जितने पैसे थे वो सारे निकाल कर वो वहाँ से भाग गए। और जाते जाते उसकी टैक्सी में आग लगा दी ताकि उसकी लाश पे किसी के भी फिंगरप्रिंट ना मिले। ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर साहब बोले कि बाबा, उसकी मौत तो 1912 में हो चुकी थी ना। 1912 में नहीं, 1930 में हुई थी उसकी मौत। हाँ, 1930 में। लेकिन चाहे उसकी मौत कभी भी हुई हो, वो आज के समय में यहाँ क्या कर रहा है? फिर बाबा ने बताया, दरअसल वो एक समय का प्रतिबंध है, और जो भी उस प्रतिबंध में फंसता है या उस प्रतिबंध के घेरे में आता है, वो उसी समय में चला जाता है। और जैसे ही उस टैक्सी वाले को ये याद दिलाता है कि वो तो 1912 में है या 1930 में है, तभी उसका भी वो टैक्सी ड्राइवर उसी तरह अंत कर देता है, जिससे कि वो इंसान भी 1920 या 1930 में फंस जाता है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, गुरुजी ये तो बहुत अजीब है, इसे रोकने का कोई तो तरीका होगा, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों की मौत हो रही है और काफ़ी लोग मासूम हैं जो इस चक्कर में फंसते हैं। अब ये हमें पता है, अब ये उन्हें तो नहीं पता ना।
इसके बाद गुरुजी ने हंसते हुए कहा, इसका एक तरीका तो है, लेकिन उसके लिए तुम दोनों की जान में से किसी एक की जान को खतरा हो सकता है, या फिर जो भी ये काम करेगा उनमें से किसी एक की जान को खतरा होगा। इंस्पेक्टर साहब छूटते ही बोले, इसका क्या रास्ता है साहब? सन्यासी ने बोला, मेरे पास एक त्रिफला मांद्रू है, और अगर त्रिफला मांद्रू को तुम अपने हाथ में लेते हो और बाहर जाते जाते जिस पेड़ ने तुम्हें डाली फेंक के मारी थी उसकी डाली उठा लेना या डाली वहाँ से तोड़ लेना, अब वो पेड़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उस डाली और त्रिफला झाड़ू को अपनी जेब में रखना, और जब तुम उस टैक्सी में बैठो तब तुम्हें उस टैक्सी वाले से बात नहीं करनी, वरना वो तुम्हारी जान ले लेगा। उस त्रिफला और डाली को उस टैक्सी ड्राइवर में गेर देना है, और उसके बाद जहाँ भी वो टैक्सी ड्राइवर तुम्हें उतारे वहाँ उतरना है। उसके बाद से सारा काम मेरा है। इतना कह के सन्यासी बाबा वापस अपने तप में खो गए, और शास्त्री और इंस्पेक्टर साहब भी वापस लौट आए, और आते आते उन्होंने डाली भी तोड़ी और पेड़ को देखकर मुस्कुरा भी दिए। और लगभग एक दिन के बाद वो वापस अपने पुलिस स्टेशन लौटे, और उन्होंने बोला कि मुझे हल मिल गया है और मुझे 3 इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, और साथ ही शास्त्री मेरे साथ रहेगा। इसके बाद कमिश्नर साहब ने हामी भरी, और उन्होंने अपना मिशन, जिसका नाम उन्होंने रखा द हॉन्टेड टैक्सी, उस पर कदम रखा और वापस से वहीं पर खड़े हो गए। और इस बार इंस्पेक्टर साहब ने खुद ये काम करने का सोचा। इंस्पेक्टर साहब उसके अंदर बैठे, और गाड़ी वाले ने बैठने से पहले ही कहा, बैठ जाइए साहब, आराम कर लीजिए। इसके बाद वो आराम से बैठ गया, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। वो चलते रहे, और उसने वैसे ही करा जैसे सन्यासी बाबा ने कहा था। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोकी, लेकिन वो इलाका इतना सुनसान और ख़तरनाक था जिसका दृश्य ही लोगों के हार्ट अटैक का कारण बन जाए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब जिगर वाले थे, और उन्होंने तो उससे भी डरावने दृश्य सन्यासी बाबा के पास ही देख लिए थे, तो उन्हें इससे ज़्यादा डर नहीं लगा, और वो उतरे। लेकिन अब जो वो दृश्य देखने वाले थे वो शायद किसी का भी कलेजा कांपा दे, और शायद इंस्पेक्टर साहब का भी, इसीलिए सन्यासी बाबा ने शायद ये बताया ना हो। जैसे वो टैक्सी ड्राइवर उतरा, उसके सर के 3 टुकड़े थे और वो हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों से रक्त बह रहा था, और उसका पूरा हुलिया इतना डरावना था जिससे इंस्पेक्टर साहब अपने घुटनों पे आ गए और पैर हाथों के बल से पीछे पीछे खिसकने लगे। और जैसे ही वो भूत उन्हें मारने वाला था, तभी उसकी टैक्सी में आग लग गई। ये देख भूत भी बहुत चक्कर रह गया, उसे भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। कि तभी एक हाथ उस आग की लपटों में से निकला और उस भूत को पकड़कर उस गाड़ी के साथ ले गया, और वहां से चीखों की आवाज़ आने लगी। लगभग 6 आत्माएं एक साथ उसमें रो रही थी, तड़प रही थी। इंस्पेक्टर साहब ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे और वहीं बेहोश हो गए। जब वो उठे तो वो अस्पताल में थे और बेहोश पड़े हुए थे। उनकी आंखें खुलते ही उन्होंने सामने शास्त्री, अपनी बीवी और अपनी बच्ची को देखा। उन्होंने शास्त्री से बोला, शास्त्री हमने कर दिखाया। शास्त्री ने इंस्पेक्टर साहब को हंसते हुए बोला, आप लगभग एक हफ्ते से इसी बेड पर पड़े हैं। इंस्पेक्टर साहब को कुछ समझ नहीं आया कि शास्त्री क्या बोल रहा है। फिर उसकी बीवी ने बताया कि हाँ, आप लगभग एक हफ्ते से इसी बेड पर पड़े हैं, आप एक जंगल में बेहोश पाए गए थे। फिर शास्त्री ने आंख मारते हुए बोला कि हाँ, जंगल में पिकनिक बनाने गए थे, वहीं पर बेहोश हो गए होंगे। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब समझ गए कि शास्त्री क्या बोलना चाहता है, और तभी उन्होंने भी इस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया, और वो समझ गए कि सब कुछ अब ठीक है, अब नॉर्मल है। और इसी के साथ ही ये कहानी का अंत होता है। पिक्चर देखना कभी कभार गलत नहीं होता, लेकिन गलत तब होता है
जब हम किसी पिक्चर को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं या फिर हमारा दिमाग उस फिल्म की कलाकृतियों को हमारे सामने चलाता है और हमारे साथ खेलता है। आज की कहानी महक की है, जो सिनेमा की दीवानी थी और हर एक पिक्चर मिस नहीं करती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यही फिल्म और सिनेमा घर में जाना किसी दिन उसके लिए एक डरावने सपने के बराबर होगा। महक एक मिडिल क्लास की लड़की थी और यूट्यूब पे मूवी रिव्यूज़ करती थी। उसके लिए वो हर नई मूवी को सबसे पहले देखती थी और उसके बाद उसका मूवी रिव्यू करती थी। यूट्यूब चैनल से वो काफ़ी अच्छा कमा रही थी। लेकिन समय का पहिया बदला और एक दिन एक मूवी रिलीज़ हुई जिसका नाम था एक पायल। वो मूवी सिनेमा घर में 21 अप्रैल को लगी थी। दोस्तों, मूवी का नाम मैं हकीकत में नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे को मेरी फ्रेंड ने मना करा है, क्योंकि ये उसी की कहानी है। तो मैं आपको आगे कहानी सुनाता हूँ। वो मूवी देखने वो सुबह 8 बजे उठ के अपने पास के विजयवाड़ा के एक सिनेमा घर में गई थी, जहाँ पे काफ़ी कम ही लोग आए थे। शायद उस मूवी का क्रेज़ बहुत कम था, तो उसने लोगों की भीड़ को देख के ही समझ लिया कि ये मूवी ज़्यादा खास नहीं कर पाएगी और ये मूवी फ्लॉप होगी। लेकिन जब वो मूवी देखने गई, वो भूत की मूवी थी और उस मूवी में एक्सोर्सिज्म को दिखाया गया था। वो मूवी इतनी खतरनाक थी जितना कि उसने खुद सोचा भी नहीं था। हालांकि इससे पहले भी वो काफ़ी सारी भूत की मूवी देख चुकी थी और उनका रिव्यू भी कर चुकी थी। लेकिन ये मूवी देख के उसे काफ़ी शौक लगा, क्योंकि पहली बार उसे ज़रूरत से ज़्यादा डर लग रहा था। इतना कि इंटरवल के समय वो अपने सीट से उठकर सीधा बाथरूम में भाग गई और वहाँ से आधे घंटे बाद निकली और पूरे समय शीशे में खुद को देखती रही और अपने मुंह पे पानी मारकर अपने आप को तरोताज़ा करा। उसके बाद उसने सेकंड हाफ देखा और फिर मूवी ख़त्म होने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ बढ़ी। लेकिन उसके साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ साथ कोई चल रहा हो। वो समझ रही थी कि उसका दिमाग उसके साथ खेल कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब मूवी रिव्यूज़ और काफ़ी लोग जो काफ़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग लगते हैं, वो इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो इन्हें मानते नहीं हैं, लेकिन वो ज़्यादातर चीज़ों को एक प्रैक्टिकल थिंग में लेते हैं और दिमाग का खेल समझते हैं, जो कि सही भी है। हर समय ऐसा नहीं है कि हमारे साथ गलत ही हो रहा है या फिर हमारे साथ भूतिया एक्टिविटी हो रही है, लेकिन हर समय ऐसा भी नहीं है कि ये सब चीज़ें ना हो रही हों। लेकिन उसने इस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं करा और वो आगे बढ़ गई। जब वो घर में आई तो खाना खाकर वो सीधा अपने घर के बाथरूम में थी। रात के 8 बज चुके थे। अचानक से लाइट चली गई और तेज़ बारिश शुरू हो गई। उसने एक मोमबत्ती जलाई और बाहर आने लगी। आज उसने मूवी का रिव्यू नहीं करा था, क्योंकि वो अंदर से काफ़ी हिली हुई थी। वो थोड़ा आराम चाहती थी। लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, महक। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। पर जैसे ही वो आगे मुड़ी तो एक औरत जिसने लाल रंग का जोड़ा पहना था, उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। एक आंख अंदर थी और शरीर पर हजारों कीड़े रंग रहे थे। वो उसके सामने खड़ी थी। उसने महक को देखकर एक डरावनी मुस्कान दी। महक के हाथ से मोमबत्ती गिर गई और उसके बाद बाथरूम की दीवार पर खून के छींटे थे और हाँ, एक काली परछाई भी, जो अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। अचानक से महक की आंखें खुली। उसने अपने चारों ओर देखा। किसी को ना पाकर उसे शांति हुई। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। वो समझ गई थी कि वो यहाँ पर सो गई थी और वो सब एक बुरा सपना था। वह उठ के बाथरूम गई और अंदर से लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद बारिश हुई, बिजली गई और महक का पूरा घर वापस बराबर हो गया। लेकिन कहा जाता है ना, कभी कभार सपने भी हकीकत हो जाते हैं। उसी के साथ ही
महक ने मतलब ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं करा था, उसने जितना भी लिखा उतना बताया है, लेकिन उसमें से भी उसके साथ कुछ ऐसी घटित हुआ था जो मैं आपको इसमें नहीं बता सकता। दोस्तों, महक मेरी एक फ्रेंड है और मेरे को ऐसे मतलब क्योंकि अगर मेरे को कोई और बताए तो मेरे को वो कहानी लगेगी, लेकिन वो मेरे को महक ने बताया है और वो मूवी रिव्यू करती है और उसका काफ़ी अच्छा सब्सक्राइबर बेस है और महक उसका नाम नहीं है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। हम उसे प्यार से बोलते हैं, उसका यूट्यूब पे नाम कुछ और है। तो ये सुन के मेरे को बहुत अजीब लगा। मैंने कहा यार इतना भी नहीं, मतलब ये कुछ ज़्यादा हो गया। उसने कुछ पर्सनल भी शेयर करा था, तो मैं वो आपको नहीं बता सकता, दैट्स वाई। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। और मैंने बहुत मेरे ख्याल से आपको मेरी वीडियो में काफ़ी सारे चेंजेस भी दिखे होंगे कि मैं काफ़ी पहले से बहुत बेहतर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप मेरी जो इस वीडियो को इसे शेयर करो, और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी मैं आगे ला के दूँगा। और अब मैं 2 दिन में मेरे ख्याल से एक वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहता हूँ। ठीक है? तो अगर आपको भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं आपके पास भी, या फिर आपको भी कुछ अपनी कहानियाँ शेयर करनी है, तो मैं नीचे एक ईमेल दे दूँगा, उस पे आप शेयर कर सकते हैं। यार अगर उस पे आपको अच्छा ना लगे तो आप इंस्टा पे मेरे से बात कर सकते हैं और अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।